नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा अकेडमी पर। दोस्तों, इस सेशन में राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का वो है पुरातात्विक स्थल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे एग्जाम मंत्रा अकेडमी के चैनल पर कंप्यूटर की MCQ सीरीज चल रही है। MCQ सीरीज के दौरान आपको 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। उस MCQ सीरीज से जुड़कर ना सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी बल्कि साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी है कैश जीतने की। जी हाँ दोस्तों, MCQ सीरीज के दौरान आपसे एक इनामी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनामी क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 लकी विनर को एग्जाम मंत्रा अकेडमी की तरफ से 10 रुपए से 100 रुपए तक का पेटीएम कैश दिया जा रहा है। तो अगर आपने हमारी MCQ सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और MCQ सीरीज से जुड़िए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आपके दोस्तों को भी पढ़ने का अच्छा कोरोना के टाइम में निकल नहीं पा रहे हैं घर से, तो उनके लिए भी हमारे वीडियो कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पुरातात्विक स्थल। देखो दोस्तों, हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था सिक्के और शिलालेख, और सिक्के और शिलालेख में हमारा जो इतिहास था वो लिखित रूप में था और लिखित रूप से हमारे इतिहास की जानकारी हमें 300 ईस्वी पूर्व तक की थी। यानी कि अशोक के भामरू शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है जो कि अशोक के मौर्य काल तक की है। उससे पहले का इतिहास हमारे पास लिखित रूप में नहीं था। उसके बाद में 1920, 21 और 22, 23 के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। उस खुदाई के दौरान जो हमें प्रमाण मिले, उस दौरान की जो सभ्यताएं हमें जानकारी मिली, उससे हमारा इतिहास 2500 ईसा पूर्व तक का हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं राजस्थान में मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य। मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य ये हमें कहां से मिले? ये हमें मिले बनास और उसकी सहायक नदियां गंभीर और बेड़च से। बनास, गंभीर और बेड़च नदी घाटियों से। यहां पर सोहन घाटी प्रकार के पेबुल उपकरण हमें मिले थे। सोहन घाटी प्रकार के पेबुल उपकरण, तो सबसे पहले बात अपन ने की मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में हमें जो मिले वो बनास, गंभीर और बेड़च नदी घाटियों के किनारे से मिले। यहां पर सोहन घाटी प्रकार के पेबुल उपकरण हमें मिले थे। अब बात करते हैं निम्न पाषाण काल की। निम्न पाषाण काल, इसके अवशेष हमें कहां से मिले? इसके अवशेष हमें मिले नागौर से। नागौर में कहां से? जायल और डीडवाना से। इसके अवशेष हमें कहां से मिले? नागौर से। नागौर में कहां से? जायल और डीडवाना से। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल की।
इसके अवशेष हमें मिले बूढ़ा पुष्कर से। बूढ़ा पुष्कर ये है अजमेर में। निम्न पाषाण काल के अवशेष हमें मिले नागौर से। नागौर में जायल और डीडवाना। उत्तर पूर्व पाषाण काल के अवशेष हमें मिले बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल के जो अवशेष थे वो हमें मिले तिलवाड़ा और बागोर से। तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा है बाड़मेर में और बागोर है भीलवाड़ा में। बागोर से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले थे, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें मिले तिलवाड़ा और बागोर। ये जो बागोर है ये है बाड़मेर में, और ये तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में है और बागोर जो है वो भीलवाड़ा में। बागोर से हमें क्या मिला था? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। साथ ही मध्य पाषाण काल के हमें कुछ चित्रित शैलाश्रय मिले थे जो कि जयपुर और कोटा से मिले थे। जयपुर में मानगढ़, डिंगारिया, बैराट से मिले थे और कोटा में मिले थे आलनिया और दर्रा से। यहां से हमें चित्रित शैलाश्रय मिले थे। ये मिले थे जयपुर में मिले थे बैराट, मानगढ़, डिंगारिया। और मिले थे कोटा से। कोटा में आलनिया और दर्रा। ये बात अपन ने कर ली मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें मिले तिलवाड़ा और बागोर से। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बागोर भीलवाड़ा में है। बागोर यहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। मध्य पाषाण काल तक के हमें कुछ चित्रित शैलाश्रय मिले थे जो कि जयपुर और कोटा से मिले थे। जयपुर में जो मिले थे वो थे बैराट, मानगढ़ और डिंगारिया, और कोटा में जो मिले थे वो थे आलनिया और दर्रा। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, तो देखिए साथियों, नवपाषाण काल के कोई भी अवशेष राजस्थान में हमें नहीं मिले थे। तो कोई अवशेष नहीं मिले। अब हम आगे चलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की ओर। तो ताम्रयुगीन जो संस्कृति थी उसके अवशेष हमें राजस्थान में कहां से मिले थे? तो ताम्रयुगीन जो संस्कृति थी
उसके अवशेष हमें मिले थे 9, जो कि भरतपुर में है। रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर, जो कि है नीम का थाना। नीम का थाना सीकर। जोधपुरा, जो है जयपुर। और एक है ओझियाना। ओझियाना है भीलवाड़ा। ताम्रयुगीन संस्कृति, इसके अवशेष हमें मिले 9 भरतपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, गणेश्वर जो कि नीम का थाना सीकर में है, जोधपुरा जो कि जयपुर में, और ओझियाना जो कि भीलवाड़ा में। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन संस्कृति की। इसके जो अवशेष थे वो हमें मिले राजस्थान में गिलुंड, रेलावन, बालाथल। गिलुंड, रेलावन, बालाथल। गिलुंड जो है वो राजसमंद में है। रेलावन बारा में है और बालाथल उदयपुर में है। अब हम बात करेंगे लोयुगीन सभ्यता की। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके अवशेष हमें मिले थे गिलुंड राजसमंद से, रेलावन बारा से और बालाथल उदयपुर से। अब हम बात करेंगे लोहयुगीन सभ्यता की। लोहयुगीन जो सभ्यता थी उसके अवशेष हमें मिले थे रेड से। रेड जो कि टोंक जिले में है और यहाँ से सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था। इस कारण इस स्थान को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। तो बात करते हैं लोहयुगीन सभ्यता की। कहाँ से अवशेष मिले इसके? इसके अवशेष हमें मिले रेड से। रेड जो कि टोंक जिले में है। या इस रेड से सिक्कों का भंडार मिला था। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड टोंक। लोहयुगीन जो सभ्यता थी इसके उत्तर रेड जो पुरातात्विक स्थल था इसके उत्खनन करता थे वो केदारनाथ पुरी थे। उन्नीस सौ 1938 से 1940। यहां से हमें गजमुखी यक्ष की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति, सालभंजिका की मूर्ति, ये मिले थे। तो
अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल की, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कालीबंगा की। कालीबंगा से बहुत बार प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थल है, इनसे बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। और कालीबंगा से तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। तो अगला जो है पुरातात्विक स्थल वो है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली, काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है इसे सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन, जो कि हनुमानगढ़ में है। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो अमलानंद घोष थे। इन्होंने उत्खननकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष। 52-53 में इन्होंने इसकी उत्खनन किया था। इसका जो पुनः उत्खनन करवाया था वो करवाया था बीबी लाल और बीके थापर ने, जो कि 1961 में गया था, 1961 में। ये करवाया था बीबी लाल और बीके थापर ने। उन्नीस सौ 1961। तो आगे हम बात करते हैं कोई भी सभ्यता हो, पुरातात्विक स्थल हो, वो दोस्तों किसी न किसी नदी के किनारे पर फली फूली होती है। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे? ये घग्गर या द्वेषवती बोल दो इसको, या प्राचीन सरस्वती, इस नदी के किनारे फली फूली थी। कालीबंगा से संस्कृति के 5 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाक हड़प्पा, और हड़प्पा कालीन, इसमें पहला और दूसरा स्तर और तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पर संस्कृति के 5 स्तर देखने को मिलते हैं। ये पाक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। यहाँ पर अब बात करते हैं खुदाई से हमें यहाँ पर क्या मिला था। कालीबंगा की खुदाई की थी। यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं, कांसे का दर्पण, तांबे का बैल, खड़िया मिट्टी की मुहर,
मुद्रा पर वृषभ व्याघ्र का अंकन, व्याघ्र वृषभ अंकित मुद्रा, ये सब यहाँ पर हमें खुदाई के दौरान मिले थे। यहाँ की जो लिपि थी वो सेंधव लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी, पढ़ी नहीं जा सकी। यही इनका इतिहास आद्य है। भावचित्रात्मक इनकी लिपि थी, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। सेंधव सभ्यता की तरह दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी। इनका इतिहास जो पढ़ा नहीं जा सका, तो फिर जब इनका इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सका तो फिर हमें इनके बारे में जानकारी कैसे हुई? खुदाई के दौरान हमें कुछ प्रमाण मिले थे, उसके आधार पर हमें इनके टाइम की काफ़ी जानकारी हो गई थी। तो हम बात करते हैं क्या क्या प्रमाण मिले थे और उनसे क्या क्या जानकारी हुई थी। यहाँ पर प्रमाण जो मिले थे, यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। एक साथ दो गेहूं और जौ। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले थे। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जल निकासी का अभाव था। यहाँ पर मकान जो मिले थे वो कच्ची ईंटों के थे। मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। मकान कच्ची ईंटों के थे। ये ईंटें खुद ही बनाते थे और उनको धूप में सुखाते थे। इसी कारण कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन मजदूर बस्ती भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन मजदूर बस्ती। यहाँ पर क्या क्या प्रमाण मिले थे? दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। लकड़ी की नालियाँ यानी कि जल निकासी का अभाव था। कच्ची ईंटों के मकान मिले थे। ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसी कारण कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन मजदूर बस्ती कहते हैं। कुछ एक पॉइंट और रहे हैं जो हम कर लेते हैं, जैसे कि इन कालीबंगा सभ्यता, इन लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यापार था। परिवार था वो मात्र सत्तात्मक। ये कुछ एक पॉइंट है। और कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी ये कहा था दशरथ शर्मा ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया गया है।
कालीबंगा सभ्यता, जहाँ पर ये पुरातात्विक स्थल है, यहाँ म्यूजियम भी बनाया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आगे की जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी करवाने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं सारा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके एक भी क्वेश्चन इस कोर्स से बाहर ना जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।